Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 38 लेकर आया हूं। साथियों देखिएगा, स्तर बिल्कुल आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है इस टेस्ट पेपर से। आरबीएससी की जो पुस्तक है उससे ये हिंदी का टेस्ट बनाया गया है। व्याकरण के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर, और आपको यहाँ पर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो अब इस टाइम पे जो तैयारी कर रहा है सिलेक्शन में, वो ही शामिल है सिलेक्शन की दौड़ में। जिसने तैयारी बंद कर दी है, यूँ मानिए वो बाहर निकल गया सिलेक्शन से साथियों। तो बिल्कुल लगातार जारी रखें, क्योंकि जो लगातार तैयारी जारी रखेगा नंबर उन्हीं का आएगा। एक ऐसा समय है ये, इस समय पर अधिकांश लोगों ने तैयारी बंद कर दी है, लेकिन जो रेगुलर कर रहे हैं उनको रेगुलर ही रखनी चाहिए। मेरा सुझाव है साथियों ये, बाकी आपके ऊपर निर्भर है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? विकल्पों को देखिएगा। कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया। दूसरा विकल्प देखिएगा, नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया। तीसरा विकल्प देखिएगा, राम नकल करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया। और चौथा विकल्प है, गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर सही तरीके से उस विकल्प में, कौन से विकल्प में मुहावरे का प्रयोग हुआ है साथियों? देखिएगा, पहला, दूसरा, चौथा गलत है। सही मुहावरे का प्रयोग हुआ है, राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया शर्म के मारे साथियों। इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन, हथेली पर दही नहीं जमता है लोकोक्ति का अर्थ है हर कार्य के होने में समय लगता है, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा रखना और प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो साथियों एक लोकोक्ति आती है, हथेली पर दही नहीं जमता, इसका सही अर्थ बताना है। तो साथियों देखिए, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना हो गया ये तो। बुरे कर्म पर अच्छे फल की इच्छा रखना, कि पेड़ तो आपने बबूल का बोया है और इच्छा आम की रखते हो, इस प्रकार लोकोक्ति है इसकी। प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता, ये भी नहीं है, बल्कि हर कार्य के होने में समय लगता है, ये अर्थ है हथेली पर दही नहीं जमता इस लोकोक्ति का। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों दूसरा क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो मित्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, फिर यहाँ पर कोई चिन्ह लगा है, वे उन्हें फल देते हैं, ठीक है, देते हैं। वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह। तो मित्रों ये 4 विकल्प है, यहाँ पर इस चिन्ह की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, ये जो चिन्ह है, अब ये पूर्ण विराम तो नहीं है। पूर्ण विराम तो क्या होता है, बाद में लगता है साथियों। जो अल्प विराम होता है, इसमें इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये अर्ध विराम चिन्ह का उदाहरण है। चौथा विकल्प सही है, अर्ध विराम चिन्ह को इस प्रकार से ही लिखते हैं मित्रों। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? जहाँ वर्षा जाएगी वहाँ ज्योत्सना भी जाएगी। महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख, यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती, और अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। तो साथियों मैंने एक पहचान बता रखी है संज्ञा उपवाक्य की, कि अगर आपको मिश्र वाक्य का भेद देखना है, मिश्र वाक्य का एक भेद होता है संज्ञा आश्रित मिश्रित वाक्य, तो वहाँ पर वो की से जुड़ा होता है, वो यूँ मान के चलिए आप संज्ञा में ही आएगा। तो यहाँ पर एक शब्द है कि, अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है साथियों। प्रश्न नंबर 4 में आपके चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ मित्रों। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य पूर्व दिशा और उदय। तो साथियों
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है। तो उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, जिसके विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर किसके विषय में बताया जा रहा है साथियों? सूर्य के विषय में बताया जा रहा है। तो सूर्य यहाँ पर कर्ता है और कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। अर्थात यहाँ पर आपका जो सूर्य मतलब प्रथम विकल्प है, ये वाक्य में उद्देश्य है साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो छठा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य का चयन करना है आपको। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो साथियों सरल वाक्य है, यहाँ पर आपको सरल वाक्य का चयन करना है। देखिए कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, तो ये दोनों अलग अलग वाक्य है और शब्द जो कि अव्यय है ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये तो है संयुक्त वाक्य। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है साथियों, इसलिए ये भी सरल नहीं होगा। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, तो ये की से जुड़ रहा है, ये तो संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है। तो ये तीनों ही यहाँ पर या तो मिश्र वाक्य है या सरल है, या तो मिश्र है या संयुक्त है, लेकिन सरल नहीं है। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, ये एक सरल वाक्य है साथियों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दो अलग अलग वाक्य नहीं है, ना ही कोई वाक्य किसी पर आश्रित है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है छठे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रथम विकल्प आशीर्वाद, दूसरा कवियत्री, तीसरा रचयिता, चौथा है दुरावस्था। तो साथियों देखिएगा जो आशीर्वाद हम लिखते हैं इसमें ये जो रे की मात्रा लग रही है शे के ऊपर, ये वे के ऊपर लगती है तब शुद्ध होता है, तो ये हो गया अशुद्ध। कवियत्री नहीं होता है बल्कि शुद्ध शब्द होता है कवियत्री। क्या होता है साथियों? कवियत्री होता है, ये भी गलत हो गया। रचयिता नहीं होता है बल्कि शुद्ध शब्द होता है साथियों रचयिता। क्या होता है? रचयिता, तो ये भी अशुद्ध हो गया। दुरावस्था, दूह प्लस अवस्था इसका विच्छेद होता है और यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 7वें क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है 7वें प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन साथियों सही विलोम है, इनमें से सही विलोम का चयन करना है आपको। निराशा का दुराशा, जीव का सजीव, आरवी भाव का तिरोभूत और कृपण का उदार। तो साथियों निराशा का दुराशा नहीं आशा होता है, ठीक है, ये गलत है। जीव का सजीव, सजीव और जीव दोनों एक ही चीज है, ये भी गलत है। आरवी भाव का साथियों तिरोभूत नहीं होता है साथियों, तिरोभूत तो आरवी भूत का होता है ना कि आरवी भाव का, ये गलत हो गया। लेकिन कर्पण का उदार होता है, तो यहाँ पर जो आपका चौथा विकल्प है साथियों वही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यही सही विलोम है, बाकी सारे ही गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। कौन से विकल्प में प्रत्यय अशुद्ध है? सुगंध प्लस इत सौगंधित, मीठा प्लस आस मिठास, लोहा प्लस आर लुहार, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। तो साथियों देखिए भूलना में तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, लेकिन जब इसमें अक्कड़ प्रत्यय लग जाता है तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध है। लोहा प्लस आर प्रत्यय लगने से लोहा जो शब्द है ये ल में ऊ की मात्रा लग जाती है, तो लुहार ही बनेगा। मीठा प्लस आस मिठास ही बनता है, लेकिन सुगंध प्लस इत सौगंधित न बनकर के शब्द बनेगा साथियों सुगंधित। क्या बनेगा साथियों? सुगंधित बनेगा। यहाँ पर ये क्या है? गलत है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। तो मित्रों 10वां क्वेश्चन, दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुष्कर शब्द यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला विकल्प देखेंगे दुष, दूसरा है दुष्य से षटकोण वाला, यहाँ पर दोनों एक जैसे टाइप नहीं, यहाँ तो छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़े ऊ की। तीसरा है दुष्य और चौथा है दुष।
तो साथियों यहाँ पर दुष्कर का अगर हम अलग करें, इसके उपसर्ग की बात करें तो दुष्कर में दुष उपसर्ग लगा है साथियों। दुष् उपसर्ग नहीं है, ना ही दुष बड़ा है, ना ही शेष शंका होता है, बल्कि दुष्कर में दुष ससोता वाला उपसर्ग लगा होता है, हलंत वाला। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 11वें क्वेश्चन को भी। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है? रत्न जड़ित, गुरु दक्षिणा, शीत उष्ण, वन गमन। तो साथियों देखिएगा, द्वंद्व समास की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग पद होते हैं मित्रों इसमें। रत्न से जड़ित, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पर भी तत्पुरुष है। वन गमन, वन को गमन, यहाँ पर भी तत्पुरुष है। लेकिन साथियों शीत और उष्ण, शीत है जो उष्ण है, तो साथियों ये होता है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो यहाँ पर आपके इसमें द्वंद्व समास है। तीसरा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। क्या है आपके 12वां क्वेश्चन? किस विकल्प में सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? प्रसारण, सत्कार, अतएव, अभिषेक, रामायण, विषम, उद्धार, उज्ज्वल, मनोयोग, संहार, उल्लास और बहिष्कार। तो साथियों देखेंगे पहले चौथे विकल्प को। सम प्लस हार संहार व्यंजन संधि है। उत प्लस लास उल्लास व्यंजन संधि है। बही प्लस कार, तो साथियों बही के आगे लगता है विसर्ग, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये आपका आंसर नहीं है। उत प्लस हार उद्धार व्यंजन संधि है। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल व्यंजन संधि है। लेकिन मनोयोग, मन है प्लस योग, यहाँ पर भी विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। तो आपका ना तो तीसरा विकल्प सही है, ना ही चौथा। दूसरा देखेंगे अभिषेक, अभि प्लस सेक, अभिषेक व्यंजन है। राम प्लस अयन, रामायण व्यंजन है। वी प्लस सम, यहाँ पर वी प्लस सम में भी व्यंजन ही है साथियों। जैसे अभी प्लस सेक है, ऐसे वी प्लस सम विषम बन जाता है। तो ये बिल्कुल व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें सारे ही विकल्प किसके हैं? व्यंजन संधि के हैं। बाकी प्रसारण, सत्कार ये दोनों व्यंजन के, लेकिन अतएव वापिस विसर्ग का है। तो आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। तो देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमद भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो साथियों यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब वो उत्तीर्ण हुआ नहीं है तो भविष्य में हम नहीं जाएंगे। हुआ नहीं है मतलब कार्य तो वो समय निकल चुका है, तो या तो भूतकाल में रहेगा साथियों, या तो सामान्य या हेतु हेतुमद। अब एक क्रिया यदि दूसरे पर निर्भर होती है तो वहाँ पर होता है हेतु हेतुमद भूतकाल। थर्ड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है साथियों। ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है, ना ही संभाव्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है 13वें में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 को क्या पूछ रहा है आपसे। 14वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में नहीं रहता है? विकल्पों को देखिएगा। पहला है होश, दूसरा है जनता, तीसरा है वर्षा और चौथा है हवा। तो हवा चल रही है, यहाँ पर ये सदैव एक वचन में। वर्षा हो रही है एक वचन में। जनता, साथियों जनता भी एक वचन में रहती है, लेकिन साथियों जो होश शब्द है ये सदैव एक वचन में न रहकर ये सदैव रहता है बहुवचन में। किस में रहता है? ये सदैव बहुवचन में रहता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्रथम विकल्प राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में आता है? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो साथियों भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत होता है बिल्कुल, नियोजन का सिद्धांत होता है, सह संबंध का सिद्धांत होता है, मतलब उपयुक्त सभी प्रकार के सिद्धांत भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाते हैं। चौथा विकल्प सही रहेगा 15वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
अनुवाद शिक्षण की किस विधि में वाक्यों का अनुवाद किया जाता है? अक्षरशः अनुवाद, छाया अनुवाद, तथ्यानुवाद और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो अलग अलग प्रकार है अनुवाद के, जैसे अक्षरशः है, तथ्यानुवाद है, छाया अनुवाद है, इनमें से कौन से अनुवाद में वाक्यों का अनुवाद किया जाता है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है छाया अनुवाद में ही वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। तथ्यानुवाद में गद्यांश का अनुवाद किया जाता है साथियों। अक्षरशः अनुवाद में शब्दों का अनुवाद किया जाता है। अच्छे से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। तो चलिए देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। शिक्षक का दाहिना हाथ किसे कहा जाता है? शामपट्ट को, शिक्षण विधि को, प्रस्तुतिकरण को, पाठ्य पुस्तक को। तो साथियों, शिक्षक का दाहिना हाथ किसे कहेंगे? 17वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब देखिए, दाहिना हाथ तो कहा जाता है शामपट्ट को। किसको कहेंगे? शामपट्ट को कहा जाता है। अब दाहिना हाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग अधिकतर जो लोग हैं वो दाहिने हाथ से ही लिखते हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, जैसे मेरा ही बायां हाथ चलता है, न कि दाहिना। तो साथियों, हो सकता है कि भाई दाहिना हाथ इसको कहे शामपट्ट को, लेकिन बाएं हाथ से भी लिखते हैं साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा। कमेंट करके जाइए कौन कौन बाएं हाथ से लिखता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। 18वां क्वेश्चन, किस विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य, पद्य, रचना, नाटक इत्यादि के साथ दिया जाता है? भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, निगमन विधि, आगमन। तो मित्रों, जो निगमन विधि होती है इसमें तो क्या करते हैं, पहले बच्चों को सूत्र लिखा दिया जाता है और सूत्रों के बाद में जब उनको वो सूत्र याद हो जाते हैं, सूत्रों की सहायता से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है अलग से ही। तो ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा। जबकि आगमन विधि में क्या किया जाता है साथियों, कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरणों के माध्यम से नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब नियम या निष्कर्ष निकल जाते हैं तो उसके बाद वापस उदाहरणों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इन दोनों में तो अलग से ही दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, गद्य, पद्य, रचना, नाटक, मतलब कोई सी भी हिंदी की चीज़ बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ ही आपको व्याकरण का ज्ञान बच्चों को देना है। तो इस विधि को समवाय विधि या सहयोग विधि के नाम से जाना जाता है। इसको समवाय विधि तो कहते ही हैं, बट इसको सहयोग विधि भी कहा जाता है साथियों। आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो मित्रों, देखते हैं 19वें क्वेश्चन को क्या है। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को रसानुभूति प्रदान करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों, नाटक शिक्षण का उद्देश्य सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि रसानुभूति प्रदान करना, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, ये तो पद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। जबकि नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 ही क्वेश्चन लिए साथियों, अंतिम क्वेश्चन है 20वां। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। नए वीडियो के नोटिफिकेशन तभी मिल पाएंगे साथियों आपको। 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्षेपी नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन, शामपट्ट और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो OHP होता है, सिरो प्रक्षेपी यंत्र या ओवरहेड प्रोजेक्टर, 3 नामों से इसको जाना जाता है। तो ये एक प्रक्षेपी सामग्री है। जादुई लालटेन या मैजिक लैंटर्न जिसको कहते हैं साथियों, ये भी प्रक्षेपी सामग्री है। लेकिन जो शामपट्ट है ये प्रक्षेपी सामग्री नहीं है, बल्कि ये अप्रक्षेपी सामग्री है। तो यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मिलते हैं अगले वीडियो में।